आज का अपना विषय है वैकल्पिक सरकार अर्थात छाया मंत्रिमंडल। और इस प्रकार के मंत्रिमंडल केवल संसदीय शासन व्यवस्था में ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं। प्रश्न ये है कि वैकल्पिक सरकार या छाया मंत्रिमंडल क्या होते हैं और इनका निर्माण की आवश्यकता क्यों होती है और ऐसा ब्रिटेन में ही क्यों है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है और वो अभिसमयों के आधार पर या परंपराओं के आधार पर संचालित होता है। वहाँ सारी बातें लिखित नहीं हैं, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि वहाँ संविधान नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ संविधान है और वो संविधान अलिखित होते हुए भी नियमों से, परंपराओं से, अभिसमयों से संचालित होता है। और वहाँ के जो मंत्रिमंडल है उसके संबंध में एक अभिसमय कह सकते हैं, एक व्यवस्था कह सकते हैं, वो एक वैकल्पिक सरकार की है या छाया मंत्रिमंडल की है, शैडो कैबिनेट की है। लोकतंत्र को लोकपथ पर लाने के लिए, यानी लोकतंत्र जो है उसको जनता के रास्ते पर चलाने के लिए स्वस्थ और सशक्त विपक्ष की आवश्यकता होती है, जो सदन के भीतर विपक्ष सत्तारूढ़ सरकार को प्रभावशाली संसदीय प्रक्रियाओं से, जैसे प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ लें, विभिन्न विषयों पर वाद विवाद कर लें, निंदा प्रस्ताव लाएं, काम रोको प्रस्ताव लाएं, कटौती प्रस्ताव लाएं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करें, अविश्वास का प्रस्ताव लाएं इत्यादि के द्वारा जो सत्तारूढ़ दल है उसको दंडित कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन अधिनायकवादी और लोकतांत्रिक राज्यों में प्रमुख अंतर ये होता है कि अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में विपक्ष या तो मर्तप्राय होता है या फिर जेल की सलाखों के पीछे होता है, क्योंकि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में, अधिनायकवादी शासन व्यवस्था में, एक नेता और उसका अनुगमन, ओबे द ऑर्डर एंड फॉलो द लीडर के सिद्धांत का पालन किया जाता है। जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में, संसदीय शासन व्यवस्था में, विपक्ष सदन में विद्यमान रहता है और वह अपनी रीति नीति से सत्तारूढ़ सरकार को सचेत रखता है, संचेत रखता है, सक्रिय बनाए रखता है। यानी जो विपक्ष है वो, उसका प्रयास क्या है कि सत्तारूढ़ दल को सतत रखें, सचेत रखें, सक्रिय रखें। संसदीय लोकतंत्र में सुसंगठित, सक्षम और उत्तरदायी विपक्ष की आवाज़ को कोई भी नकार नहीं सकता है। और इसी बात की ओर संकेत करते हुए हेनरी मेयो ने कहा है कि राजनीतिक विरोध का अस्तित्व व्यक्तियों और समूहों, समाचार पत्रों और सबसे अधिक संगठित पार्टियों के द्वारा विरोध लोकतंत्र की प्रथम कसौटी है। सक्षम और संगठित विपक्ष ही वैकल्पिक सरकार दे सकता है। बिखरा हुआ विपक्ष कभी भी सरकार के नाक में नकेल नहीं डाल सकता। संगठित विपक्ष, संजीदा विपक्ष, कार्यक्रमों का जो विपक्ष होता है वो सत्तारूढ़ दल के लिए, सत्तारूढ़ दल को नियंत्रित करने में बहुत अधिक प्रभावी भूमिका निभाता है। ब्रिटेन में द्विदलीय शासन व्यवस्था के कारण प्रतिपक्ष भावी सरकार के रूप में देखा जाता है। वहाँ विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री और उसके सर्वदलीय सहयोगी टीम को छाया मंत्रिमंडल, शैडो कैबिनेट कहा जाता है। यह छाया मंत्रिमंडल सत्तारूढ़ दल की लुप्तियों और त्रुटियों को आलोचना कर उसे पथभ्रष्ट होने से बचाता है, सरकार की ज्यादाइतियाँ और भूलों को पारदर्शी बनाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जितना भय प्रतिपक्ष और छाया कैबिनेट से खाता है, शैडो कैबिनेट से खाता है, उतना वह अन्य किसी से भी नहीं खाया जाता। और ये भी कहा जाता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जितनी गहराई से विपक्ष को जानता है उतना अधिक वो अन्य किसी के बारे में इतना नहीं जानता। ब्रिटेन में छाया मंत्रिमंडल का अति विशिष्ट स्थान है। ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी
जब संसद में भाषण दे रहा होता है तो उसके एक और प्रधानमंत्री खड़ा होता है, तो दूसरी ओर छाया मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाला प्रतिपक्ष का नेता, यानी जो छाया मंत्रिमंडल का प्रतिपक्ष का नेता अर्थात भावी प्रधानमंत्री है, वो उस दूसरी तरफ खड़ा रहता है। ब्रिटेन में प्रतिपक्ष को सामान्य सम्राट का विपक्ष, हिज और हर मैजेस्टीज अपोजिशन कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल का भी संगठन उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से सत्तारूढ़ सरकार का होता है। छाया मंत्रिमंडल में उसका नेता अपने सदस्यों को विविध विभागों को विभाजित कर उसे अपनी जिम्मेवारियां सौंप देता है। वे सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों के समक्ष बैठते हैं तथा मंत्री की कार्यप्रणाली पर गिद्ध दृष्टि रखते हैं। वे ही उस विभाग से संबंधित सरकार की त्रुटियों और आलोचनाओं को तैयार करते हैं। छाया मंत्रिमंडल में दल का संचेतक व्हिप होता है। उसके आदेशानुसार दल के सदस्य सरकार का विरोध करते हैं। प्रतिपक्ष के नेता को सन 1937 में सरकारी मान्यता दी गई। उसे संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड जो होता है उससे वेतन दिया जाता है। टी.डी. वेल्डन का मानना है कि एक लोकतांत्रिक राज्य का अंतिम मापदंड सरकारी तौर पर मान्यता प्राप्त विपक्ष का कानूनी अस्तित्व है। ब्रिटेन की संसद के किसी भी सदन, चाहे वे लॉर्ड सभा हो या कॉमन सभा, की वैधानिक कार्रवाई में सर्वप्रथम सत्तारूढ़ दल के द्वारा और उसके बाद छाया मंत्रिमंडल के नेता यानी प्रतिपक्ष के नेता का भाषण होता है। ऐसी परंपरा कभी से चली आ रही है। विपक्ष को सरकारी मान्यता प्राप्त 1937 के सम्राट के मंत्रीय परिनियम मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट 1937 के द्वारा प्रदान की गई। छाया मंत्रिमंडल का एक उत्तरदायित्व कानूनी है तो दूसरा सम्राट के प्रति है और तीसरा नैतिक उत्तरदायित्व जनता के प्रति है। यानी छाया मंत्रिमंडल एक और कानून के द्वारा बाध्य है, दूसरे सम्राट के प्रति है और तीसरा नैतिक दृष्टि से वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इस प्रकार सत्तारूढ़ दल के समान ही उसके उत्तरदायित्व है। ब्रिटिश राज व्यवस्था में सत्तारूढ़ सरकार और छाया मंत्रिमंडल के आपसी संबंध सद्भावना पर आधारित है। वे बातों और रचनात्मक कार्यक्रमों पर एकमत रहते हैं। अतीत में राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होने पर सत्तारूढ़ सरकार और छाया मंत्रिमंडल ने मिलकर कार्य किया है। उदाहरणतः प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक हुआ, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45 तक हुआ में जब ब्रिटेन राष्ट्रीय संकट से गुजरा तो उस समय वहाँ राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ और राष्ट्रीय सरकार के निर्माण में विपक्ष ने अपना पूरा सहयोग और समर्थन दिया। छाया मंत्रिमंडल इस तरह से अपने उपयोगी कार्यों के द्वारा साधारण चुनाव के समय मतदाताओं को अधिक से अधिक मत प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। यदि मतदाताओं को विरोधी दल की सेवाएं प्रभावित कर जाएं तो विरोधी दल सत्तारूढ़ दल बन जाता है। यह सर्वविदित तथ्य है कि विरोधी दल द्वारा की गई आलोचना उत्तरदायी और उपयुक्त होती है। सरकार की नीतियों पर उनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, इसलिए सरकार अपनी सभी त्रुटियों और लुप्तियों को दूर करने का प्रयास करती है ताकि वे सत्तारूढ़ रह सकें। ब्रिटेन में प्रतिपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए क्विंटीन हॉन्ग ने लिखा है कि छाया कैबिनेट न होने की अवस्था में सत्तारूढ़ दल अधिनायकवादी हो जाएगा और मंत्रीगण लापरवाह। छाया मंत्रिमंडल के द्वारा अल्पमत मेजोरिटी का दृष्टिकोण प्रकट हो जाता है। इससे संभावित क्रांति से बचा जा सकता है। यह सर्वविदित और सर्वमान्य तथ्य है कि सरकार के संचालन और नीतियों को प्रभावित करने तथा जनता को उचित शिकायतें और कष्टों को दूर करने में विरोधी दल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसीलिए छाया मंत्रिमंडल को वैकल्पिक सरकार, आने वाली सरकार तक कहा जाता है। छाया मंत्रिमंडल के निर्माण के लिए द्विदलीय व्यवस्था का होना आवश्यक है, परंतु इसका अभिप्राय यह भी नहीं कि अन्य राजनीतिक दल हो ही नहीं। इसका तात्पर्य यह है कि दो प्रमुख राजनीतिक दल होने चाहिए ताकि उनमें से कभी एक को विधानमंडल में स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो, कभी दूसरे को। इससे सुदृढ़ सरकार और सुदृढ़ विपक्ष का निर्माण हो सकेगा। स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने से राजनीतिक अस्थिरता का खतरा नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर संगठित सुदृढ़ विपक्ष भी अपनी प्रभावशाली भूमिका निभा सकेगा। यदि भारत की भांति विपक्ष खंड विखंडित होता होगा तो शासन की सारी गतिविधियों को व्यवस्थित जांच परख और प्रखर आलोचना नहीं की जा सकेगी। विपक्ष की रचनात्मक आलोचना सरकार के लिए मूल्यवान निधि होती है।
यही कारण है कि ब्रिटेन में प्रतिपक्ष को गरिमामयी का निष्ठावान विपक्ष, हर मैजेस्टीज लॉयल अपोजिशंस कहा जाता है। ब्रिटिश सम्राट शासन का औपचारिक प्रदान होता है, उसे केवल सलाह, प्रोत्साहन और चेतावनी का अधिकार प्राप्त है। वह कोई कार्य नहीं करता है, इसलिए कोई भी भूल भी नहीं कर सकता। किंग कैन नॉट डू रॉन्ग। सम्राट की सारी शक्तियों का उपभोक्ता प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है, तो जो सत्तारूढ़ होता है। सम्राट की ओर से सरकार का नियंत्रक और नियामक जो होता है वो यही छाया कैबिनेट है, छाया मंत्रिमंडल है। जहाँ तक भारत में छाया मंत्रिमंडल का प्रश्न है, यहाँ की प्रतिपक्षीय प्रवृत्तियाँ और कार्यपद्धति ब्रिटेन से भिन्न है। हालांकि दोनों देशों में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसमें संगठित और सुदृढ़ विपक्ष की महती जरूरत होती है। भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रकृति बहुदलीय व्यवस्था में एक दलीय प्रभुत्व की रही है, अथवा यहाँ त्रिशंकु बहुमत की सरकारें बनी और बनती जा रही है, जिससे अस्थिर सरकार या खंड खंड विपक्ष का जन्म हुआ और एकल सशक्त विपक्ष कभी नहीं उभर सका। यदा कदा विपक्ष उभरा भी तो उसका कार्य छींटाकशी और छिद्रावृषण तक ही सीमित रहा। यहाँ विपक्ष में केवल आलोचना करना अपना धर्म माना, जो युक्ति संगत नहीं है। आलोचना हो, लेकिन आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, और राज व्यवस्था की दृष्टि से विपक्ष का भी अपना दायित्व है। भारतीय राजनेताओं को आत्ममंथन कर इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे सदन में निंदक बनकर नहीं आए हैं, नीति नियामक बन के आए हैं, नीतियों के निर्माता के रूप में आए हैं। और मतदाताओं ने उन्हें जब सदन में भेजा तो मतदाताओं ने कुछ उनसे आशाएं की थी, वो आशाएं सदन में जाकर फलीभूत हो, ये ज़रूरी है। इसके लिए न केवल सत्ता पक्ष को बल्कि विपक्ष को भी सोचना चाहिए। जहाँ तक जो छाया कैबिनेट का प्रश्न है, ये छाया कैबिनेट वास्तव में इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें कि जो सत्तारूढ़ है वो निरंतर उत्तरदायित्व की भावना से और पारदर्शी रूप से शासन चलाए, ये आवश्यक है।